हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के टॉप 5 क्वेश्चन। आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो है साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और एक है दोस्तों फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी और ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए तो वीडियो इतनी लंबी है। मैं सारा क्वेश्चन को मैं आज आपको लिंक करके मैं बताऊंगा और जीएस को इसी तरह से पढ़ा भी जाता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से और कितने ज़्यादा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और एग्जामिनर क्या क्या सोचता भी है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, तो लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, आपका आंसर होगा शैवाल। अच्छा, कौन सा शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है, तो आपका आंसर होगा ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक शैवाल के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, अगर शैवाल की अगर बात आ गई है तो मैं थोड़ी सी शैवाल के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों का जो भोजन होता है वो स्टार्च या मंड कहलाता है। अच्छा, सबसे बड़ी शैवाल कौन सी है, सबसे छोटी शैवाल कौन सी है, कौन सा शैवाल को समुद्री सलाद भी कहा जाता है, कौन सा शैवाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चलिए हम लोग इसे लिखते लिखते आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाल सागर का रंग लाल, लाल सागर का रंग लाल होता है शैवाल के कारण। तो कौन सा शैवाल, तो आपका आंसर होगा ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। ठीक है, इरिथियम नामक शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। अच्छा, जो शैवाल की स्टडी है क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, शैवाल को एल्गी कहा जाता है। आपका आंसर होगा फाइकोलॉजी। फटाफट आप इसे लिखते जाएंगे अगर आपका मन हो तो, नहीं तो आप सुनते जाएं। अच्छा, अगर इसी में बात करें कि जो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये जो शैवाल का है उसका भोजन क्या कहलाता है, शैवालों का भोजन क्या कहलाता है, शैवालों का भोजन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा भाई स्टार्च या तो मंड कहलाता है। क्या, स्टार्च या मंड कहलाता है। अच्छा, अगर इसी में बात करें कि सबसे बड़ी शैवाल का नाम क्या है, सबसे बड़ी शैवाल का नाम क्या है, सबसे बड़ी शैवाल का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा माइक्रोसिस्टिस निवेलिस शैवाल। क्या होगा, माइक्रोसिस्टिस माइक्रोसिस्टिस निवेलिस होगा। ठीक है, अगर इसकी आकार के बारे में पूछा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक होती है। ठीक है, इस माइक्रोसिस्टिस निवेलिस शैवाल को समुद्री दैत्याकार घास या वरुण घास भी कहा जाता है। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे समुद्री दैत्याकार घास या वरुण घास भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 10 मीटर तक होती है। हाँ भाई, सही है। चलिए, अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे छोटी शैवाल, क्या सबसे छोटी शैवाल का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा एसिटा बुलेरिया। क्या है, एसिटा बुलेरिया है। अच्छा, जो संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो शैवालों के माध्यम से ही होता है। क्या, कि संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों के माध्यम से भी होता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि अगर शैवाल को प्रकाश ना भी मिले तो भी ये ऑक्सीजन प्रदान करते रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर बोला जाए कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का खोज किस में किया गया था, तो आपका आंसर होगा क्लोरेला नामक शैवाल में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का खोज किसमें किया गया था, प्रकाश संश्लेषण का खोज किसमें किया गया था,
तो आपका आंसर होगा क्लोरेला नामक शैवाल में। क्या? क्लोरेला नामक शैवाल में। अच्छा, इसी क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष की जब सैर करने के लिए जाते हैं तो उसे अपने अंतरिक्ष यान की कैबिन या हौज में रखते हैं। कौन से शैवाल को? तो क्लोरेला नामक शैवाल को। अच्छा, अगर इसी में अगर पूछा जाए कि जैसे अगर आपने बर्फ़ देखा होगा, बर्फ़ का रंग कहीं कहीं लाल होता है, कहीं कहीं हरा होता है और कहीं कहीं बर्फ़ का रंग पीला होता है। अगर बर्फ़ अगर आपको कहीं लाल दिखाई पड़े तो उसमें भी शैवाल के कारण ही आपको लाल दिखाई पड़ेगा। कौन सी शैवाल के कारण? तो आपका आंसर होगा हेमेटोकोकस निवेलिस शैवाल। दोस्तों मैं एक एक करके मैं नहीं लिखूंगा। कौन सा सवाल मैंने बताया? हेमेटोकोकस निवेलिस शैवाल। अच्छा, अगर बर्फ़ का ऊपरी सतह अगर आपको हरा दिखाई दे तो उसमें कौन सा शैवाल पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा रैफिडोनोमा शैवाल। कौन सा? रैफिडोनोमा। अच्छा, कहीं कहीं जो बर्फ़ जो है ना उसके ऊपरी सतह पीला दिखाई पड़ती है। कैसा? पीला। अगर पीला दिखाई पड़े तो उसमें कौन सा शैवाल होगा? तो आपका आंसर होगा क्लेडोमोनास शैवाल। कौन सा? क्लेडोमोनास शैवाल। अच्छा, कुछ कुछ शैवाल को खाया भी जाता है, जैसे जापान में पेरीफेरा और अल्वा शैवाल को खाया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लिख देता हूँ, ठीक है। जापान में कौन सा शैवाल को खाया जाता है? तो पेरीफेरा और अल्वा शैवाल खाया जाता है। पेरीफेरा और अल्वा शैवाल खाया जाता है। दोस्तों इसमें अल्वा शैवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्वा शैवाल में विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? अल्वा शैवाल में पाया जाता है। इसलिए अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तो समुद्री सलाद भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्री सलाद भी कहा जाता है। कौन सा शैवाल को? तो अल्वा शैवाल को कहा जाता है। कहाँ पे खाया जाता है? तो जापान में खाया जाता है। अगर खाने पीने की बात हो और उसमें चीन का नाम ना आए, हो नहीं सकता है, ठीक है। तो चीन में कौन सा शैवाल को खाया जाता है? तो आपका आंसर होगा नोस्टाक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि चीन में कौन सा शैवाल को खाया जाता है? तो नोस्टाक नामक शैवाल को खाया जाता है। कहाँ पे? चीन में। अच्छा, एक जगह है, इसका नाम है स्कॉटलैंड। क्या? स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में भी शैवाल को खाया जाता है, लेकिन किस रूप में? तो तंबाकू के रूप में। तो आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में कौन सा शैवाल का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रोडोमेरिया पल्मेटा, ठीक है। क्या आंसर होगा? रोडोमेरिया पल्मेटा। रोडोमेरिया पल्मेटा। रोडोमेरिया, मैं ठीक से लिखता हूँ, पल्मेटा नामक शैवाल को खाया जाता है स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में। किसके रूप में? तो तंबाकू के रूप में। अच्छा, जो गांव घर की जो तालाब वगैरह होती है, आप देखेंगे कि उसमें हरे हरे टाइप में कुछ कुछ तालाब के में जो जल के नीचे से निकल आता है, उसे ही शैवाल कहा जाता है। अच्छा, जो शैवाल तालाब में उगते हैं उसे अस्पायरोगायरा कहा जाता है। क्या? अस्पायरोगायरा कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछे, अच्छा आपने कभी कभी देखा होगा कि जो शैवाल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो उसमें ट्रैवल करने के लिए फ्लैजल लगे होते हैं। क्या? फ्लैजल लगे होते हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज़्यादा लंबाई से नहीं करता हूँ। वैसे आपका जैसा आपका कमेंट रहेगा मैं वैसा ही काम करूँगा। आज मैं टॉप 5 क्वेश्चन को लाया हूँ। अगर आपका कमेंट रहेगा कि नहीं आप ज़्यादा क्वेश्चन लाइए, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन को लाऊँगा, ठीक है। सवाल मुझे विजिबल नहीं होगी, इसीलिए मुझे अपना देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट सवाल कौन सा है। तो नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? क्या? कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। आपको इसमें आंसर देना है, क्या चीज़ में? डिग्री में भी देना है आंसर, और आपको देना है आंसर मीटर पर सेकेंड में भी, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड में भी। तो चलिए हम लोग सीधे सीधी बात करते हैं। जो पृथ्वी है कौन सी गति से चक्कर लगाती है? तो आपका आंसर होगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाती है। चलिए, अच्छा मान के चलिए ये है सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। और ये क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ क्या करती है? जब एक चक्कर जब लगाती यहाँ से जब शुरू करती है, धीरे 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 जब फिर यहीं पे आती है, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर एक सर्कल को पूरा करे तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, तो 360 डिग्री को कोण बनाने के लिए उसे
कितना दिन का समय लगता है, तो 365 दिन का समय लगता है, तभी तो हम लोग का 1 साल होता है ना। अर्थात पृथ्वी सन का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। अगर आपको परफेक्ट पूछा जाए कि कितने समय का समय कि कितने समय में चक्कर लगाती है, तो आपका आंसर होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड में लगाता है। मान के चलिए लगभग 365 दिन और 1.25 दिन और, ठीक है। यानी अगर हम भाग दे देंगे 360 डिग्री में से 365 में, या तो 365.25 में, तो आपका आंसर होगा 0.9856 डिग्री होगा। अर्थात जो ये पृथ्वी है उस सन का एक चक्कर पूरा करने में 1 डिग्री लगभग कितने समय में लगाती है, तो 0.9856 डिग्री की दूरी तय करती है 1 दिन में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, कितने डिग्री का चक्कर लगा लेती है, तो लगभग 1 डिग्री का, 1 डिग्री से कुछ कम ही, तो कितना का, तो 0.9856 डिग्री इसका परफेक्ट होगा। अगर डिग्री में अगर पूछा जाए डिग्री में तो कितना होगा 1 दिन में, तो 0.9856 डिग्री होगा, ठीक है। मैंने ऐसे कैसे निकाला, तो 360 डिग्री में से भाग दे देंगे 365 दिन में, है ना। क्योंकि ये 365 दिन में 360 डिग्री दूरी की ये दूरी को तय करता है, तो 1 डिग्री को दूरी तय करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो 360 डिग्री बटा 365 हो जाएगा। चलिए अगर थोड़ी सी मैं सूर्य के बारे में बात कर लेता हूँ कि सूर्य क्या है, नहीं है, कैसे इससे ऊर्जा निकलती, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो मैं लिखते चला जाता हूँ, आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 71% होता है, 71% होता है। हीलियम HELIUM हीलियम होता है 26.5% होता है, और अदर होता है 2.5%, मिलकर हो जाते हैं 100%, ठीक है। अच्छा, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत होता है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 71%, और दूसरी मात्रा में होता है हीलियम, कितना इसका परसेंटेज है, तो 26.5%, और अदर में 2.5%। मान के चलिए कि ये है सूर्य, ये है सन है, ठीक है। अगर इसका पूछा जाए, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, ये है सन है, ठीक है, और ये इसका बाहरी आवरण है, ये इसका बाहरी आवरण है। अगर पूछा जाए कि सूर्य का जो इसकी करोड होती है, ये जो इसका केंद्र वाला भाग है ना, इसे करोड कहा जाता है, क्या, करोड। अगर पूछा जाए कि सूर्य की करोड का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की करोड का तापमान होता है भाई 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर पूछा जाए कि जो सूर्य के इस बाहरी आवरण की तापमान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहरी आवरण का तापमान कितना होता है, बाहरी आवरण का तापमान तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है, किसका, सूर्य का तापमान। अच्छा, एक वैज्ञानिक थे, सॉरी दोस्तों, एक खगोलविद थे जिनका नाम था हैंस बेथ। क्या नाम था, हैंस बेथ। तो हैंस बेथ जी ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर जो सूर्य होते हैं ना, तो सूर्य के नाभिक में 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या, कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और उससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है चिंगारी के रूप में। इसे ही नाभिकीय संलयन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वही है। तो क्या मैंने बताया, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और जो सूर्य का तापमान है इतना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का कितना हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच पाती है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका आंसर होगा 2 अरबवां भाग। कितना, 2 अरबवां भाग। अच्छा, सूर्य से अगर पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी तक
ऊर्जा आने में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और अगर आपको पूरा टोटली सेकंड में पूछा जाए तो 8 मिनट का वैल्यू होता है भाई कितना, 480 सेकंड प्लस 16.6 सेकंड, तो कितना हो गया 496.6 सेकंड का समय लगता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में अगर सेकंड देता है तो पॉइंट वगैरह में नहीं देता है, वो सीधा सीधी लिख देता है 500 सेकंड 500 सेकंड 500 सेकंड इस तरह करके लिखता है, ठीक है। कहीं कहीं लिखता है 499, कभी कभी लिखता है 500 सेकंड, यानी इसके आसपास में ही ऑप्शन वो देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देगा वो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सूर्य के बारे में। चलिए थोड़ी सी फटाक से बात कर लेते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की दूरी के क्रम में कैवां स्थान पर है सूर्य से, तो तीसरा स्थान पर है, ठीक है। पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद है फिर पृथ्वी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से कैवां नंबर पर है, तो 5वां नंबर पे है, ठीक। मैं लिखते जाता हूँ फटाक से यहाँ पे, ठीक है। सूर्य के दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से कितना है भाई, तो तीसरा है। और आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए, आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भाई 5वां होगा। अच्छा, पहले नंबर पर कौन है, तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, उसके बाद फिर वरुण है, ठीक है। हमारे जो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो भी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को LVM-3M1 रॉकेट के जरिए, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है भारतीय वैज्ञानिकों का कि 23 या तो 24 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में वो प्रवेश कर जाएगा, मतलब वो लैंड कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि सूर्य की पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति मैं पृथ्वी के बारे में ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिख देता हूँ पहले पृथ्वी के बारे में लिख रहा हूँ। आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति जियोड है। जियोड का मतलब होता है लगभग गोल, पूरा गोल नहीं, लगभग गोल। अगर बात करा जाए कि इसका ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का, क्या ध्रुवीय व्यास कितना है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 12,714 किलोमीटर। अगर इसी में आपको में पूछा जाए कि इसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना होगा, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो आपका आंसर होगा 12,756 किलोमीटर। ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, तो लगभग 43 किलोमीटर का है, लगभग 43 किलोमीटर का है, ठीक है। मैं तो उसे नहीं लिखता हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा अपना, अगर आप नोट डाउन करते होंगे तो। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसकी कितना, इसका वजन कितना, इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, कि पृथ्वी की द्रव्यमान कितना है, रुकिएगा दोस्तों 1 मिनट। तो इसका द्रव्यमान है 5.97, कितना द्रव्यमान मैं लिखता हूँ 5.97 इंटू 10⁻24 टन इसका द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताता हूँ कि परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल में क्या अंतर है, मैं इसके सहायता से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। परिभ्रमण का मतलब होता है खुद का रोटेशन करना, किसी का चक्कर ना काटना, खुद का रोटेशन करना, ठीक है। और परिक्रमण का मतलब होता है वो किसी अपने चक्कर काटते काटते किसी दूसरे का चक्कर काटना। जैसे अभी ये मार्कर का चक्कर काट रहा है, मान के चलिए ये मार्कर सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपना चक्कर काटते काटते खुद इसका चक्कर काट रहा है, तो ये कर रहा है क्या, परिक्रमण कर रहा है, ऐसे करेगा तो परिक्रमण कर रहा है। और अगर ये खुद अपने अक्ष पर घूमेगा, इसे कहा जाता है परिभ्रमण कहा जाता है, क्या, परिभ्रमण कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का परिभ्रमण कितना है, पृथ्वी का परिभ्रमण के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ऐसे 24 घंटा कहा जाता है ना, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है, मैं आपको इससे परफेक्ट बताता हूँ। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाए कि पृथ्वी का परिक्रमण कितना है, परिक्रमण कितना है, तो आपका आंसर होगा भाई 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड, ठीक है।
चलिए मैं इसे यहीं पे मिटाता हूँ। ये हालांकि मेरा दूसरा ही क्वेश्चन है, समय बहुत ज़्यादा बीत गया, मैं जल्दी जल्दी में आपको बस बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती, इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, ठीक है, कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि हिंदू विधवा, चलिए पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, उसके शासनकाल में तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसे पारित कर दिया गया था। तो आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा या लॉर्ड कैनिंग होगा। मैं आपको इसे क्लैरिफाई पूरा स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसे पारित कर दिया गया। अगर बताया जाए इसमें कि कन्फ्यूजन क्या है कि अब इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा कि लॉर्ड कैनिंग होगा, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल इसमें हमको देखना पड़ेगा और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखना पड़ेगा। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था दोस्तों 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अच्छा, ये कब पारित किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा, मार्कर चेंज कर देता हूँ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1856 में पारित किया गया, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल के बारे में, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना है और लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा 1848 से लेकर 1856 के बीच में था और इनका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का 1856 से लेकर 1862 तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसे तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसे पारित कर दिया गया था। अच्छा, कब पारित किया गया, इसके लिए लड़ाई कौन लड़ा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आखिरकार लाया क्यों गया, इसके पहले क्या व्यवस्था थी। तो 1829 से पहले, ठीक है, भारत में जो जिन महिलाओं के पति की हत्या हो जाती थी तो किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को भी उसी की आग में जला दिया जाता था। सोचिए कितना ज़्यादा दर्द होता होगा दोस्तों। लोग क्या करते थे कि उस विधवा पत्नी को जलाने के लिए लाठियाँ लेके जाया करते थे और ढोल भी लेके जाया करते थे। लाठियाँ लेके इसलिए जाया करते थे कि अगर आग में से अगर उस विधवा औरत अगर बाहर भी अगर आ जाती तो उसे लाठी से मार मार कर उसे उसी आग में रखना था। और ढोल इसलिए वहाँ पे ले जाया जाता था ताकि उसका जो चीख है, आवाज़ है, पुकार है, उससे किसी को दया ना आ जाए, ना उसकी चीख को किसी को कानों में सुनना था। इसलिए ढोल को बहुत ज़्यादा पूरा पीटा जाता था, ढोल को पीट पीट कर पूरा फाड़ दिया जाता था ताकि उनकी एक चीख भी मेरे कानों तक ये मेरे कानों का मतलब हुआ कि उन लोगों के कानों तक पहुँच ना पाए। सोचिए कितना दर्दनाक था उस समय विधवाओं औरतों को। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा का अंत हो गया और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मतलब हुआ कि जिस औरत के पति मर जाता था तो उस विधवा औरत दोबारा से शादी कर सकती थी। अच्छा, भारत में इस विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई कौन लड़ी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत की, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथों का भी उपयोग किया और अंग्रेज़ों को समझाने में वो कामयाब हो गए। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इसे फाइनली 1856 में एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाकर पारित कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मेरा यहीं तक एंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा लिखते जाता हूँ फटाफट के। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा 3 लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। मैं इसका कार्यकाल के अगर मैं बारे में बात करूं तो इसका कार्यकाल रहेगा 1956 से लेकर 1961 तक रहेगा। इसका उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। क्या? औद्योगिक विकास था, औद्योगिक विकास था इसका उद्देश्य। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। कौन कौन? जैसे भिलाई, राउरकेला और एक है दुर्गापुर। मैं इसे लिखते जाता हूँ। मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि कब स्थापना किया गया, ये है कहाँ और कौन से देश की सहायता से इसका स्थापना किया गया। ठीक है, एक क्या मैंने बताया, एक है भिलाई, एक है दोस्तों राउरकेला और एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। मैं इस्पात संयंत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, भिलाई कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और ये राउरकेला कहाँ है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। और ये दुर्गापुर कहाँ है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अच्छा, कौन कौन सा देश की सहायता से बनाया गया था? तो भिलाई बनाया गया था रसिया के सहायता से, राउरकेला बनाया गया था जर्मनी के सहायता से। ठीक है, और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है जो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है उसे बनाया गया था ब्रिटेन के सहायता से। कब बनाया गया था? तो 1959 में बनाया गया था। अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो ही गई है तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करा जाए। हालांकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को पसंद नहीं होगा। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, अगर इसकी बात करूं टाइम पीरियड का तो इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956 के बीच में था। इसका उद्देश्य के बारे में अगर बात करूं तो इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना। किसका? कृषि का विकास करना। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ भूल गया लिखने के लिए कि किनका मॉडल इनका कैसा कि किनके नाम पर था, तो पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और जो पहली पंचवर्षीय योजना था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कितना? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, कौन सा? तो पहली पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास करना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी लिख देता हूँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील पावर प्लांट का स्थापना किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के तहत 1966 में बोकारो स्टील पावर प्लांट का स्थापना किया गया। बोकारो स्टील पावर प्लांट का स्थापना किया गया। कई बार पूछा है। अच्छा, बोकारो स्टील पावर प्लांट का स्थापना किया गया और इतने जो थे क्या इस्पात संयंत्र का भी स्थापना किया गया। इन सभी पर कंट्रोल रखने के लिए 1974 में सेल का स्थापना किया गया। सेल मतलब होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। सेल का स्थापना कब किया गया? इन सब पर कंट्रोल करने के लिए 1974 में किया गया। अच्छा, अगर थोड़ा सा स्टील के बारे में और बात करा जाए, ठीक है, कि स्टील के प्रोडक्शन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो स्टील के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ स्टील सबसे आगे दोस्तों चाइना, उसके बाद जापान,
उसके बाद इंडिया आ गए। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसका मैं बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है, मैं इसका उद्देश्य भूल गया। उद्देश्य मैं आपको लिख देता हूं कि कृषि के साथ स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता, कृषि के साथ या तो विकास के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता तथा आत्मनिर्भरता था। तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई क्वेश्चन का इतना ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस करना ज़रूरी है क्या, कि मैं जल्दी जल्दी और क्वेश्चन को बताऊं दूसरे के जैसा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आए या तो नहीं आए, लेकिन मेरा तो व्यू बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों बोलते हैं ना कि ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दुख सबको, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना कोई भी जीएस के टॉपिक को, तो आपसे क्वेश्चन लगभग ना छूटने की मतलब होगा, लगभग नहीं छूटेगा ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को, और मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहता तो अभी और कितना सारा क्वेश्चन को बताता, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वैसे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा रहा, क्या क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाना चाहिए, क्या क्वेश्चन की फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसकी भी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। जैसा आपका कमेंट रहेगा मैं वैसा बताऊँगा। पांचवा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ फुल फॉर्म से संबंधित। जैसे अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ, उससे पहले और भी जितना एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया कि आईआरसीटीसी में सी का मतलब क्या होता है, बिम्स्टेक में टी का मतलब क्या होता है, और सार्क में आर का मतलब क्या होता है, आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है। तो जो जो क्वेश्चन अभी हाल के एग्ज़ाम में पूछा गया मैं बस वही फुल फॉर्म को मैं आपको बताऊँगा। तो पहला है आईआरसीटीसी, जैसा आपको क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसका होगा इंडियन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी इसका होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें कोऑपरेशन नहीं है, कॉरपोरेशन है। इसी में लगा हुआ मैं बात करता हूँ बिम्स्टेक के बारे में, जो अभी एग्ज़ाम में हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें कॉरपोरेशन नहीं है, कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन है। ठीक है, तीसरा मैं बात करता हूं दोस्तों सार्क के बारे में। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, मैं उसके बाद आपको बात करता हूँ आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एक दोस्तों पूछा कि वाईफाई के बारे में, कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वाइडेल्टी फाइडेल्टी, वाइडेल्टी फाइडेल्टी। एक पूछा गया दोस्तों लाईफाई के बारे में, इसका होता है लाइडेल्टी फाइडेल्टी।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ IRCTC हो गया, बिमस्टेक हो गया, सार्क हो गया, RTGS हो गया, वाईफाई हो गया, लाईफाई हो गया, उसकी एक है दोस्तों IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और अगर मुझे याद आए तो लाईफाई हो गया, IRDA हो गया, एक हो गया दोस्तों उजाला, UJALE, इसका होता है उन्नत ज्योति, अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा आपका कमेंट रहेगा, अगर आप बोलेंगे कि इसका थोड़ा सा और पूरा फैक्ट बताइए, जितना ज़्यादा बोलिएगा, क्वेश्चन की संख्या को और ज़्यादा आप बताइए, बढ़ाइए, मैं पूरा बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वीडियो लंबी होती है तो बहुत लोग देखते नहीं हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा सा कम प्रयास करता हूँ फिर बताने के लिए। चलिए आज का क्लास हम लोग तो यहीं पे रुकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।